राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। आपने नारियल कोकोपीट के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, उसका प्रयोग भी किया होगा। आज सामान्यतः जो नारियल कोकोपीट है वो बाज़ार में 100-125 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। एक समय नारियल का जो अपविष्ट भाग होता था, नारियल का छिलका होता था, उसको ठिकाने लगाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि हर साल भारत में लाखों टन नारियल का उत्पादन होता है। फिर नारियल का तो हमें या तो उसका गिरी चाहिए या फिर उसका पानी चाहिए। इनके अलावा तो नारियल का कोई प्रयोग हमारे लिए नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसके छिलके को अलग करके या तो उसको नारियल निकालते हैं या फिर हम उसके पानी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि उस नारियल के अवशिष्ट भाग का प्रयोग क्या किया जाए। फिर उसका प्रयोग भी निकाल लिया गया, उसका उपयोग विधियाँ भी निकाल दी गई कि उस रेशे का प्रयोग हम गद्दी बनाने में, चाहे वो सोफ़ा की गद्दी हो, चाहे रिक्शा, स्कूटर या किसी वाहन की गद्दी बनाने की हो, गद्दे भी बनाने लगे। कि बेड पर जो गद्दे रखते थे शुरू में, उसमें इसी चीज़ का प्रयोग होता था। कई जगह इसको जलाने के काम भी लेते थे, लेकिन बाद में इससे कोकोपीट नामक एक खाद बनाने शुरू कर दिया। खाद उसको कहते हैं, यथार्थ वो खाद नहीं है, मिट्टी का एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। उसमें जल को सोखने की अद्भुत क्षमता है कि यदि सही तरीके से नारियल अवशिष्ट का कोकोपीट बना हुआ हो तो अपने वजन के कम से कम 15 गुना पानी को सोख सकता है। यानी 1 केजी कोकोपीट कम से कम 12 से 15 जो लीटर के आसपास पानी को सोखने की क्षमता रखता है, और उस पानी को वो काफ़ी समय तक अपने साथ बांधे रखता है। तो एक प्रयोग शुरू हुआ कि घर में यदि सब्जियां उगाते हैं, गमले लगाते हैं, या फिर आपकी मिट्टी ऐसी नहीं है कि वहाँ पानी की आर्द्रता ज़्यादा समय तक बनी रहती हो, या आप सीधे सीधे मिट्टी में आप पौधे नहीं लगा सकते, रोप नहीं सकते, पौधे विकसित नहीं होते, तो वहाँ ऐसे नारियल कोकोपीट का प्रयोग होता है। लेकिन ये नारियल कोकोपीट जो पोषक तत्वों की जो दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक ठिकाना लग गया और हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। फिर भी गमलों में प्रयोग करके इससे हम अच्छी फसल ले लेते हैं, अच्छे पौधों का विकास कर लेते हैं। घर में हमने फुलवारी लगानी है, साग सब्जियां करनी है, तो ऐसे में नारियल कोकोपीट हमारी काफ़ी मदद कर देता है। लेकिन आप नारियल कोकोपीट की जगह, क्योंकि हर जगह तो नारियल का वेस्ट मिलता नहीं, तो ऐसे में आप इसकी जगह गाय के गोबर का कोकोपीट भी तैयार कर सकते हैं। मैंने देखा है कि यदि गाय के गोबर को सुखा के आप उसका कोकोपीट तैयार करते हैं तो उसमें और नारियल कोकोपीट में एक गहरा अंतर रहता है। अंतर ये रहता है कि नारियल कोकोपीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की जो मात्रा है वो गाय के गोबर जो कोकोपीट है उसकी तुलना में आधे से भी कम रहती है। गाय के गोबर में नारियल की तुलना में 2.5 से 3 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा भी रहती है, फास्फोरस की भी रहती है और पोटासियम की रहती है। तो ऐसे में यदि इस कोकोपीट का आप अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, गमलों में डालते हैं, तो ऐसे में आपकी मिट्टी को 2 से 2.5 गुना ज़्यादा ये खनिज तत्व मिलते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर में और दूसरे पोषक तत्व, खनिज तत्व रहते हैं, क्योंकि उनकी विद्यमानता भी तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है तो आपके पौधों की जो तने हैं, पत्तियां हैं, वो स्वस्थ नहीं रहेंगी। यदि जिंक की कमी है तो उनका पूरी तरह से अंकुरण की प्रक्रिया नहीं होगी, पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, या उन पर समय से फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग हो जाए तो जो उन पर मंजरी आई है, फूल, जो पुष्प आए हैं, वो फल के रूप में रूपांतरित नहीं होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। ऐसे जरूरी पोषक तत्वों को रेयर पोषक तत्व कहते हैं, और ऐसे सभी पोषक तत्व गाय की गोबर में रहते हैं, क्योंकि गाय तो हर तरह की वनस्पति का सेवन करती है। तो ऐसे में यदि कोकोपीट बनाने के लिए आप गाय की गोबर का प्रयोग करते हैं तो उस कोकोपीट की जो पोषकता है वो नारियल पोषकता से ज़्यादा स्वस्थ रहती है। नारियल की जो रेशे हैं उनमें भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, फास्फोरस रहती है, पोटासियम रहती है, कैल्शियम भी उसमें रहता है, आयरन भी रहता है, लेकिन उनकी जो उपलब्धता है गाय के गोबर की तुलना में काफ़ी कम रहती है।
पहली चीज़ तो ये है, गाय के गोबर की पानी को सोखने की क्षमता भी अच्छी है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे जो लुप्त गोपनीय रसायन भी रहते हैं, बैक्टीरियाज भी रहते हैं, जो आपकी भूमि में जाके अपनी सक्रियता दिखा के उसकी प्राकृतिक अवस्था को बदलने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे में यदि गाय के गोबर का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो उसकी आणविक संरचना में बदलाव आने लगता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में कई तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं और जो फसल हम लगाते हैं उन फसलों की जड़ों में भी कई तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। हमने सुना होगा जो दाल लगाते हैं, दालों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोफिक्सिंग का काम करते हैं। और ऐसे में यदि गाय के गोबर का प्रयोग भी किया जाए तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की सक्रियता बढ़ जाती है। आपकी जो दाल है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पैदा करती है। ऐसे में यदि आप नारियल कोकोपीट का प्रयोग करेंगे तो वो सक्रियता उसमें नहीं आएगी, वो दूसरी चीज़ें तो उपलब्ध करा देगी। और गाय के गोबर से जो कोकोपीट बनाना है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो उसको उसको खुश्क कर लेना है, खुश्क करके पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें दूसरे जो बायो पेस्ट हैं उनको भी मिश्रित करना है कि उन्हीं जो दूसरे बायो पेस्ट हैं, चाहे वो फलों का वेस्ट हो, सब्जियों का वेस्ट हो, पत्तियों का वेस्ट हो, विभिन्न तरह की पत्ती हो सकती हैं, व्यर्थ फल हो सकते हैं, छिलके हो सकते हैं, साग सब्जियों का अवशिष्ट भाग रह सकता है, क्योंकि इनमें कई तरह के जो खनिज तत्व भी रहते हैं, इनमें कई रसायन भी रहते हैं जो इसकी उपयुक्तता को बढ़ाते हैं। तो उनका पाउडर बना के भी इसमें डाल सकते हैं। और यदि एक काम और करना चाहें, क्योंकि हम हमेशा गोबर से खाद बनाने की प्रक्रिया में हम उसको जो केंचुए होते हैं उनकी केंचुओं की प्रक्रिया से गुजारते हैं। केंचुआ जब गोबर का सेवन करता है और मल के रूप में बाहर निकालता है तो इस प्रक्रिया में उस गोबर के अंश में एक तो पहले गोबर का काफ़ी अंश उसके पेट में जाके पच जाता है। पहले गोबर भुरभुरा रहता है, हमें अनुभव होता है, अब देखेंगे सूखा हुआ गोबर देखेंगे, लेकिन उसी सूखे गोबर को जब केंचुआ सेवन करके मल रूप में बाहर निकालता है तो उसमें एक चमक सी एक चिकनाहट सी आ जाती है। ये चिकनाहट और भुरभुरापन का रूपांतरण उसकी गुणवत्ता को बदल देता है। इससे ऐसे भूमि में ऐसे जो मल भाग है अर्थवर्म का, उसके अंदर कई ऐसे सक्रिय रसायन आ जाते हैं जो भूमि की उर्वरता में बहुत अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले गाय के गोबर को अर्थवर्म के सामने फेंक दें, अर्थवर्म को उसमें सक्रिय कर दें, तो उस सक्रिय से गोबर की जो उपयुक्तता है और बढ़ जाती है। और फिर उसको आप कोकोपीट का सेप दें तो इससे इसकी उपयुक्तता में और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से उनके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ ही उसमें ऐसे रसायन भी सक्रिय हो जाते हैं जो भूमि में जाके दूसरे जो वहाँ लाभप्रद बैक्टीरिया उनको भी सक्रिय कर देते हैं। कई एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं जो हमारी फसलों में, हमारे पौधों में अच्छा प्रभाव डालते हैं। तीसरा, जब ये इस चीज़ को आप खेतों में डालते हैं तो खेतों में पानी को सूखने की क्षमता, पानी को संचित करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, यदि आपने उसमें अर्थवर्म छोड़े हुए हैं, केंचुओं को उसमें रखा हुआ है, तो इसके माध्यम से भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है, उसकी पोरसता में वृद्धि होती है। पोरसता हमारे खेतों के लिए बहुत आवश्यक है। कठोर भूमि में ऑक्सीजन या दूसरी जो गैसें हैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती या जाती ही नहीं है। ऐसे में जो ऊपरी परत का नीचे का हिस्सा है एक तरह से मृत प्राय बन जाता है। आप ऐसे में फसलें लगाते हैं, फसलों की जड़ें रूखी सूखी सी पड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा, इस चीज़ अनुभव की होगी, आज भी अनुभव की होगी, जब आंधी आती है तो शहरों में बहुत सारे पुराने पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी गांव देहात में नहीं देखने को मिलती। क्यों नहीं मिलती, कभी आपने गौर किया है? उसका एकमात्र कारण है कि गांव देहात में जो वृक्ष लगे हुए हैं, पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, आज भी उनकी मिट्टी में पोरसता है, आज भी उनकी जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचता है, पोषक तत्व भी पहुंचते, साथ ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी पहुंचती है। इसलिए वो अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखते हैं और हर तरह के ऐसे आंधी तूफान में अपने को स्वस्थ रखने में, स्थिर रखने में कामयाब हो जाते हैं।
लेकिन शहरों में इसकी विपरीत स्थिति है। शहरों में सड़कों के माध्यम, सड़कों के किनारे, सड़कों के मध्य या फिर उनके आसपास हम चबूतरा से जैसा बना देते हैं, ईंटें लगा देते हैं। या घरों में भी हमने देखा है कि घरों में और सारी ज़मीन तो हम सीमेंटेड कर देते हैं, पेड़ की जड़ को थोड़ा छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि पेड़ हरा भरा है तो उसको पूरा पोषकता मिल रही है, लेकिन नहीं, यही हम गलती कर जाते हैं। इससे धीरे धीरे, क्योंकि वो नीचे जड़ों तक तो उनको कोई ज़्यादा महत्व है नहीं जाता, क्योंकि जड़ों में तो कोई ना पोषक तत्व तो पहुँचता है, ना ऑक्सीजन पहुँचती है, इसलिए धीरे धीरे उनकी जड़ें उथली होती चली जाती हैं, जड़ें सड़कती चली जाती हैं, सिकुड़ती चली जाती हैं, और जो पानी वगैरह उन्हें मिलता है उसी से वो गुजारा करते हैं। हरे भरे तो इसलिए हो जाते हैं कि जितना साल को पानी चाहिए उनको उपलब्ध हो जाता है, लेकिन कुछ जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में जरा सा भी तूफान आया, तेज आंधी चली, वो खड़ जाते हैं। तो ज़मीन की पोरसता बहुत आवश्यक है। ऐसी पोरसता को बढ़ाने में भी गाय का जो गोबर का जो कोकोपीट है वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे कोकोपीट को आप सहजता से कहीं बेच सकते हैं। यदि आपके पास 1 गाय है, 5 गाय है, 10 गाय है, तो उसकी गाय के गोबर से कोकोपीट बना के आप उसको, हाँ ये बस है कि मार्केटिंग करने की प्रक्रिया भी आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग प्रक्रिया आएगी तो आप जो भी चीज़ बनाओगे उसको बेच पाओगे। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मार्केटिंग है, आप खरीदते हैं। आपके घर में टेलीविज़न है, दूसरे टेलीविज़न की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नया टेलीविज़न कंपनी ऐसे विज्ञापन देती है कि आपको अपना पुराना चलता हुआ अच्छी अवस्था का टेलीविज़न उसके सामने फीका लगने लगता है, तो कहते हैं नया लेना है। ठीक यही ऐसी है कि हमें जो भी कुछ बनाना है उसकी उपयोगिता खरीदार को समझानी पड़ेगी। हम समझा सके तो कहीं से भी अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में गाय के गोबर से बना कोकोपीट ये भी आपको व्यापार की अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है।